Evening everybody and a very good evening to all of you बच्चों. We are live on Planet Gate channel संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा ले आए हैं आपके लिए नेटवर्क का एक और बेहतरीन सेशन और आज बात करने वाले हैं नेटवर्क में सिमेट्री के बारे में कि किस तरह की सिमेट्री हम लोग नेटवर्क में देखते हैं जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालना हो जाता है हमारे लिए आसान. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में बेटा, but what matters the most is that we have an academy with us which supports the free education revolution by means of top educators. तो टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं वो भी एक सपना देख पाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाए. और बेटा ये चीज़ करता है अनअकैडमी अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और ना सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से फिर आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो यार. फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करने के लिए क्या करना है, ऐप पे आपको डाउनलोड करना है और कोई भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके उसे अनलॉक कर लेना सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अब देखो यार मेरी तो सारी स्पेशल क्लास एक जगह मिल जाती हैं आपको और जैसा मैंने बता रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी नोटिफिकेशन आता है और आज रात 8 बजे हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनालॉग के. ठीक है, अभी ना बेटा वो ट्रांजिएंट होगा जब RLC एक साथ आएंगे, ऐसे डायरेक्टली नेटवर्क बेसिक में नहीं है वो सब. अब अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलता है, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो यू गेट अ डाउट सॉल्विंग फीचर एज वेल. इसके अलावा बेटा एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और अगर इससे भी अगर आपको ये भी कम लगता है देन गो फॉर आइकॉनिक. वहां मिलेगा ये सब के साथ एक पर्सनल कोच जो आपका पूरा स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनवाएगा. टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन देंगे. टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस. आपको मिलेगा बेटा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देती है सारे के सारे डाउट्स. ठीक है, तो अब देखो अगर आप यहां पे बेटा कोड लगाते हो ना अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट इनमें से कोई भी प्लान अगर आप लेते हो. और इसके अलावा अगर आप देखो आपके माइंड में ये आए कि YouTube पे पढ़ने के बाद सर प्लस पे क्यों आना चाहिए, बेटा प्लस पे पहली बात तो ये जो बैच स्टार्ट हो गया उसको खत्म होना कंपलसरी है. डजंट मैटर इफ स्टूडेंट्स अटेंड और नॉट, दैट विल बी कंटिन्यूड. सेकेंड थिंग इज दैट ऑन अनअकैडमी प्लस आपको क्या मिलता है, एक सीरियस टीचर, एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलता है अलॉन्ग विद द कंप्लीट स्टडी मटेरियल ताकि आपकी तैयारी और आगे जाए, है ना, ताकि आपकी तैयारी और आगे जाए. जबकि YouTube पे क्या होता है, YouTube पे यार बहुत बार इस तरह के स्पैमर्स घुस आते हैं जिस कारण से टीचिंग उस लेवल पे नहीं हो पाता जिस लेवल पे हो सकता है. तो YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सीरियस एनवायरनमेंट नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए बैठे होते हैं सो एज टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडीज. और वहीं आपको प्लस पे मिलेगा एकदम सीरियस स्टडी एनवायरनमेंट. अब यार एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, जिन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना. और स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ द कोड अंकित ESE जिससे आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट. इसके अलावा मेरे बच्चों अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया जिसमें मैंने एनालॉग स्टार्ट किया है और 31 मार्च से नया बैच आ रहा है जिसमें विशाल सर लेके आ रहे हैं कंट्रोल. तो विशाल सर लेंगे क्लासेस शाम में 8:30 से 10:30 और मॉर्निंग में मेरी क्लास चलेगी 7 से 9. तो इवन कॉलेज और जॉब वाले लोग भी दोनों क्लासेस इजीली अटेंड कर सकते हैं. और अंकित ESE कोड से अगर ज्वाइन करोगे बेटा तो 1 ईयर फीस होगा 27 to 25, 18 मंथ 34,650 एंड 2 ईयर्स 39,600. 2 ईयर्स के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहता है और आप विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हो. और इसके अलावा बेटा अंकित ESE से 1 ईयर फीस आइकॉनिक का होगा 45 to 25, 2 ईयर 66,600.
2 years के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और विदाउट इंटरेस्ट यू कैन अवेल इट ऑन EMI। इज दैट क्लियर? अंशुल बेटा ऐप में कॉम्बैट का ऑप्शन आता है टेस्ट में जाने के बाद, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। चलो यार, और देखो मुझे अनअकैडमी ऐप पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है, यहां से यू कैन इवन सेंड मी मैसेजेस। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू गेट इन टच विद मी और स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल द लेक्चर नोटिफिकेशन एंड द लेक्चर नोट्स। चलो अब शुरू कर लेते हैं, है ना। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी जो मैं आज कराने वाला हूं, दैट इज कनेक्शन ऑफ बल्ब्स, है ना। ये मैंने बोला था कनेक्शन ऑफ बल्ब्स आज हम देखेंगे। अब देखो यार, बल्ब होता क्या है, बल्ब होता क्या है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि कुछ भी नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बल्ब। सो इट्स जस्ट अ रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन देखो बेटा होता क्या है, एक सिंपल सी बात को आप समझिएगा मेरी बात को, कि जब भी मार्केट में आप कोई डिवाइस, कोई एलिमेंट खरीद के लाते हो, उसके साथ ना 2 रेटिंग हमेशा एसोसिएटेड रहती हैं। वन इज द पावर, अदर इज द वोल्टेज। आप ये कहते हो ना यार 0 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है जो घर के अंदर लगाते हो, तो दैट इज द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब। और दूसरी क्या होती है उसकी वोल्टेज रेटिंग, जो कि इंडियन सिस्टम में 220 या 230 वोल्ट होगी। तो रेजिस्टेंस ही होता है, बट इसके साथ 2 रेटिंग एसोसिएटेड होती हैं, वोल्टेज एंड पावर। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखना, एनी बल्ब और एनी अदर डिवाइस फॉर दैट मैटर, एनी बल्ब और एनी अदर डिवाइस फॉर दैट मैटर हैज 2 ratings associated with it, has 2 ratings associated with it. First one voltage rating, second one power rating. First करके लिख लो voltage rating, second is the power rating. अब देखो अगर मैं ये बोलूं, मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि if voltage rating, मैं कहता हूं वोल्टेज रेटिंग है आपकी V, पावर रेटिंग ये है आपकी P, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि पावर P इज V²/R। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बल्ब का, ठीक है। तो इन रेटिंग्स की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, उसका रेजिस्टेंस आपका आ जाता है V²/P से, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मल्टीपल बल्ब्स हो सकते हैं, 2 या 3 बल्ब हो सकते हैं, जिनको आप 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हो। वन इज इन द सीरीज, अदर इज इन द पैरेलल। अब आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन ये आता है, या इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई जब आप मल्टीपल बल्ब्स को साथ में कनेक्ट कर रहे हो तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो बेटा 1 by 1 कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अगर बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया यार, ये हमारे 2 बल्ब्स आ गए, ठीक है। अब बेटा देखो जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज है V1 और यहां से करंट जा रहा है लेटस से I, ठीक है। और ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। अब देखो अक्सर क्या होता है, जो दोनों बल्ब साथ में कनेक्ट किए हुए ना, इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम देगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, बोथ बल्ब्स
have voltage rating, both bulbs have voltage rating of V। दोनों बल्ब में आपको वोल्टेज रेटिंग V दे देगा। पावर रेटिंग ऑफ बल्ब 1, अभी मैं रेटिंग की बात कर रहा हूं, एक्चुअल पावर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पावर रेटिंग ऑफ बल्ब 2 इज P2। सही है। तो दोनों बल्ब का आपका वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगा, लेकिन पावर रेटिंग एक का P1 एक का P2। यानी जैसे मान लो हम घर पे दो बल्ब लेके आए, एक 100 वाट का बल्ब लेके आए, एक 50 वाट का। तो ये दोनों बने तो हमारे घर की सप्लाई पे चलने के लिए ही हैं, लेकिन इन दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है। यानी ये दोनों डिजाइन इस अनुसार किए गए हैं कि ये 230 या 220 वोल्ट पे काम करेंगे, लेकिन एक की रेटिंग है 100 वाट और एक की रेटिंग है 50 वाट। तो मैं यहां से क्या करता हूं, आई कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 कितना होगा, V² बाय P1। ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 इज V² बाय P2। अब मैं क्या कहता हूं कि टोटल करंट कितना आ जाएगा, V1 ओवर R1 प्लस R2। अब हम कहते हैं पावर एक्चुअली कंज्यूम्ड। देखो यार, एक तो पावर वो थी जो बल्ब के पैकेट पे लिख के आई थी, जो इसकी रेटिंग थी। अब एक पावर वो है जो सर्किट में लगने के बाद ये कंज्यूम करेगा। तो कैसे निकालोगे, इन सीरीज देखो करंट तो सेम रहता है, P1 एक्चुअल, ACT का मतलब एक्चुअल, I² R1। ठीक है। यानी I² इंटू V² बाय P1। चलो, P2 एक्चुअल, I² R2 यानी I² V² बाय P2। अब एक चीज समझना मेरे भाई, यहां पे क्या हुआ, P1 एक्चुअल is inversely proportional to P1, P2 actual is inversely proportional to 1 by P2। P1 और P2 क्या थे, रेटिंग थे। तो अब एक चीज सिंपल बात है यार, जो ज्यादा पावर ले रहा होगा यानी वो ज्यादा हीट बनाएगा, तो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। तो ब्राइटर कौन सा जलता है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करे। तो हम क्या कहते हैं, इफ रेटिंग ऑफ B1, सपोज रेटिंग ऑफ बल्ब 1, इफ भी लिखा है, ये मत कहना सर कैसे पता, इफ लगाया है मैंने। इफ रेटिंग ऑफ बल्ब 1 इज ग्रेटर देन B2 यानी P1 ग्रेटर देन P2, तो बेटा ये चल तो डिनोमिनेटर में रहे हैं, यानी P1 एक्चुअल ग्रेटर देन P2 एक्चुअल, सॉरी लेस देन P2 एक्चुअल। इससे क्या समझे कि जिसकी रेटिंग ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन एक्चुअल में कम है। तो जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है उसका पावर कंजम्पशन कम आता है, यानी कि दैट ग्लोज डिमर, मंदा जलेगा, कम जलेगा, तेज नहीं जलेगा। तेज कौन सा जलेगा, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, ना वो तेज जलेगा। ठीक है। तो नितिन बेटा डाउनलोड करनी क्यों है, अगर मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लगा रहा हूं, द लीस्ट यू कैन डू इज वॉच दैट ऑन यूट्यूब। अगर आप उसको डाउनलोड करके देखते हो बेटा, तब इसी वजह से तो व्यूज कम रहते हैं और इसी वजह से हम डिमोटिवेट होते हैं। अब यार आप हर चीज में जुगाड़ करो कि भैया क्लास भी डाउनलोड करके देख लें, हम क्यों उसको यूट्यूब पे प्ले करके देखें, हमारा डेटा बच जाएगा।
तो इस तरह से तो फिर यही रहेगा, मेरे को पढ़ा के भी क्या फायदा। चलो ये क्लियर हुआ भाई यहां तक। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, वेन एवर टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेन एवर टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the bulb having lower power rating, the bulb having lower power rating has brighter glow, अंशुल अभी उस पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। ये समझ आया, जब दो बल्ब सीरीज में लगाते हो तो जिसका रेटिंग कम होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। अच्छा एक पॉइंट और लिखना, इन एनी केस if the actual power consumption of a bulb, in any case if actual power consumption of the bulb exceeds the power rating, then the bulb will fuse, तो नितिन बेटा मिस हो गई तो भी तो आप YouTube पे देख ही सकते हो। ये कौन कह रहा है रिकॉर्डेड देखो, लेकिन डाउनलोड करके क्यों देखना है। चलो अगर बच्चे डाउनलोड करके वीडियो देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोई नहीं देखा, क्योंकि हमें थोड़ी पता चलेगा कि किसी ने डाउनलोड किया। और अगर ऐसा होता है तो व्हाट वी विल डू इज कि हमें लगेगा कोई देखता ही नहीं हमारे वीडियोस, तो चला के फायदा क्या। अब देखो अगले पे आते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन हेडिंग डाल लेना यार, अगले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर कुछ कुछ चीजें डिलीट हो रही हैं अपने आप, किसी किसी पेज पे ऐसा होता है। अब देखो ठीक है, अब ये देखो ये है V, अब यहां पे ऐसे ही कहते हैं हम B1 B2, ये है V1, चलो ऐसे लिख लेते, ठीक है। अब मैं कहता हूं दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, V है, पावर रेटिंग B1 की कितनी है, P1 है, B2 की कितनी है, P2 है। यहां से अब आप क्या निकाल लोगे मेरे भाई, रेजिस्टेंस निकालोगे। तो आप कहोगे सर B1 का रेजिस्टेंस कितना है, V²/P1, B2 का रेजिस्टेंस कितना है, V²/P2। अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, ठीक है। इन दैट केस व्हाट वी विल से, P1 एक्चुअल V1²/R1, अब ये R1 है ना और ये R2 है, V1²/R1 अगर डालोगे भाई, ठीक है, V1²/R2, पैरेलल में दोनों की वोल्टेज तो सेम ही है, वोल्टेज दोनों की V1 ही दिख रही है भाई सर्किट में, तो P2 एक्चुअल इज V1²/V²P2। तो इसका मतलब ये हुआ देखो, P1 एक्चुअल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, P2 एक्चुअल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। तो हम क्या कहेंगे, बल्ब हैविंग, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, मोर रेटिंग,
bulb having more rating consumes more power, जिसकी रेटिंग ज्यादा है उसी की पावर ज्यादा आएगी, and hence glows brighter, hence glows brighter। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो बेटा यहां पे हमें क्या पता चला, पैरेलल कनेक्शन में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है वो ब्राइटर जलता है, और सीरीज में जिसकी पावर रेटिंग कम होती है दैट ग्लोज ब्राइटर, दैट ग्लोज ब्राइटर। अब मेरे पॉइंट को यहां समझने की कोशिश करना। अंशुल का ये क्वेश्चन था कि सर घर में तो ज्यादा वोल्टेज वाला बल्ब ज्यादा तेज जलता है। बिल्कुल, क्योंकि घर में कनेक्शन हमेशा होता है पैरेलल, घर में हमेशा कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल। तो यार देखो, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहां बस मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द रेटिंग, कि बल्ब की जो वोल्टेज और पावर रेटिंग है उससे उसका रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो हर चीज के साथ हमेशा एक रेटिंग एसोसिएटेड होती है, और उस रेटिंग के अनुसार ही हमको काम करना पड़ता है, या उस रेटिंग के अनुसार ही हम उसके पैरामीटर्स को डिराइव करते हैं। चमक गया ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। काफी टाइम से कहते कि सर वो बल्ब वाला कॉन्सेप्ट भी करा देना। ठीक है ना, चलो अब यार आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज द सिमेट्री इन अ नेटवर्क, है ना। अब देखो क्या होता है, इस सिमेट्री का फंडा क्या है पूरा का पूरा। यार नेटवर्क में ना कई बार नेटवर्क का डिजाइन कुछ ऐसा होता है जिसके फीचर्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर होते हैं which help us in simplifying the network। रोहन बेटा 0 वॉट एक्चुअली 0 वॉट कंज्यूम नहीं करता, वो बहुत कम वॉटेज का बल्ब होता है, वो बहुत कम वॉटेज का बल्ब होता है, तो ऑलमोस्ट हम कह देते हैं 0 वॉट। प्रवीण कह रहे हैं सर पैरेलल क्यों होता है बेटा, ताकि सभी डिवाइसेस में बराबर वोल्टेज जाए, और जिससे कि हमारी हर डिवाइस अपने अनुसार काम करे। जैसे मान लो कि पैरेलल में अभी हमने देखा जिस बल्ब की ज्यादा रेटिंग थी वही ज्यादा जलेगा, सही भी है ना भैया। अगर छोटा बल्ब ज्यादा पावर लेगा तो फूक जाएगा, समझ रहे हो। सेम चीज है यहां पे भी, कि अगर पैरेलल ही लगाते हो तो हर डिवाइस सेफ है, क्योंकि सबको 220 मिल गया। ठीक है सुमित, मैंने लिखवाया ना बेटा, अगर किसी की भी पावर रेटिंग से ज्यादा पावर कंजम्पशन आया तो वो फ्यूज हो जाएगा। समझ गए सुमित, आपको बस क्या कंपेयर करना है, एक्चुअली पावर कंज्यूम्ड एंड दी पावर रेटिंग। जिसका भी पावर रेटिंग से ज्यादा पावर कंजम्पशन है तो दैट विल फ्यूज। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट मत लगाना, एक अप्रोक्सीमेट पावर कंजम्पशन निकाल लेना और एक पावर रेटिंग दे रखी होगी। चलो अब सिमेट्री पे आ जाते हैं वापस से। बेटा देखो, सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया होता है विच हेल्प्स अस इन सिंप्लीफाइंग द नेटवर्क। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, देयर आर सर्टेन डिजाइन, कि अगर उसी तरीके से डिजाइन करोगे तो आपका नेटवर्क काफी इजीली सिंप्लीफाई हो पाता है। तो एक पॉइंट लिखना, if an electrical network is designed in a certain manner, then it can be simplified in a easy manner provided it satisfies certain condition। तो इस लेक्चर में यार मैं आपको ये बताने वाला हूं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनको अगर नेटवर्क सेटिस्फाई कर दे तो आपका काम आसान हो जाता है, आप नेटवर्क को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर पाते हो। तो उसमें से सबसे पहला जो मैं चीज उठा रहा हूं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज कॉल्ड एज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो, इसमें जितनी सिमेट्रीज बताऊंगा ना वो सारी सिमेट्रीज आपको याद रखनी है, और आपको सीखना क्या है
कि क्वेश्चन को देख के ये पहचाने, अच्छा इसके अंदर ये वाली सिमेट्री है तो ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं, ये पहचानना स्किल है। सही है, इनका डेरिवेशन हमें नहीं करना, ये सिमेट्री हुई तो ऐसा ही क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, आपको ये समझना अगर ये कंडीशन होती है तो इससे ये चीजें सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन अब नेटवर्क में आपका चैलेंज क्या है, उस कंडीशन को पहचानना कि अच्छा एक्चुअली नेटवर्क में ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज से तो वाकिफ ही होंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होके व्हीटस्टोन ब्रिज ना सुना हो ऐसा तो बहुत टफ है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये रेजिस्टेंसेस को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी। अब यहां पे फंडा क्या होता है रोहित बेटा, पैरेलल हो या सीरीज हो पावर्स डायरेक्टली ऐड ही होती हैं, बट पावर आपको निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल। सही है, सीरीज के अंदर भी अगर एक बल्ब पावर एक्स कंज्यूम कर रहा है एक वाई, तो x प्लस वाई ही आएगी टोटल पावर। सेम वे में पैरेलल में अगर एक x ले रहा है एक y ले रहा है तो भी टोटल x प्लस वाई आएगी। बट ये x और y आपको डिराइव करने पड़ेंगे। बट ऐसा मत सोचना कि पैरेलल में पावर हमेशा रेटेड के बराबर होगी, नहीं, क्योंकि अगर रेटेड वोल्टेज कुछ और थी और जिस वोल्टेज पे आप चला रहे हो वो अलग है, तो पैरेलल में भी पावर विल नॉट बी इक्वल टू द रेटेड वैल्यू। ठीक, अब देखो यहां पे कंडीशन क्या होती है, इफ P बाई क्यू इज R बाई S। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर नीचे बेटा वोल्टेज रेटिंग बराबर था, यानी मार्केट से दोनों बल्ब में 220 वोल्ट के खरीद के लाया, एक्चुअल में उनका करंट बराबर है जब सर्किट में जोड़ा, लेकिन बल्ब के डब्बे पे जो वोल्टेज लिख के आई है ना वो मैंने बराबर बोला था। ठीक है, अलग अलग होगी तो अलग अलग ले लेना, क्या जाता है। आप वैसे भी देखो ना, आप रेजिस्टेंस ही तो निकाले हो भाई। ये देखो अगर यहां पे अलग अलग वोल्टेज रेटिंग होती तो आप रेजिस्टेंस अलग अलग निकालते, V1 स्क्वायर बाय P1 और V2 स्क्वायर बाय P2। मैंने सिर्फ ये बोला है जो बल्ब पे वोल्टेज लिख के आई है वो वोल्टेज सेम है, मैं ये नहीं कह रहा उतनी ही वोल्टेज दोनों के अक्रॉस आ रही है, दोनों के अक्रॉस करंट सेम है। यहां पे जब वोल्टेज पैदा होगी ना वो वोल्टेज तो अलग अलग होगी V1 और V2, लेकिन जो वोल्टेज उस पर लिख के आई है दिस इज द रेटिंग। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, देखो जो ऊपर नीचे वाले रेजिस्टेंस है अगर उनका रेशो सेम होता है तो इससे क्या होता है, इससे हम ये कहते हैं करंट थ्रू T इज 0। अब देखो रेजिस्टेंस बेटा एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ओपन और शॉर्ट सर्किट एक साथ होता है। कैसे, एक सिंपल सी बात समझना, अगर आप एक रेजिस्टेंस ले लो, मैंने आपको ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट समझाया था ना, तो एक रेजिस्टेंस के अंदर अगर ये करंट आई है तो वोल्टेज V कितना होता है, V इज IR। अब मैं कहता हूं बेटा अगर ओपन सर्किट हो तो I तो 0 होगा। अब इससे therefore V is also 0, यानी ये क्या हो गया, शॉर्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस में ओपन और शॉर्ट एक साथ देखा जाता है, एक साथ। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कहोगे अगर T से करंट 0 हुआ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सिंस करंट थ्रू T इज 0, वोल्टेज अक्रॉस T इज ऑल्सो 0। अगर बेटा T के अक्रॉस वोल्टेज 0 आई तो इसका मतलब इसके ऊपर और नीचे वोल्टेज सेम है, क्योंकि अगर T के अक्रॉस कोई वोल्टेज आई ही नहीं तो क्या मतलब हुआ, B और D में कोई वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया।
तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर VB इज इक्वल टू VD, या फिर ये कह सकते हो B एंड D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। B एंड D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, ये होता है हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज सोचो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आपके पास ना यहां से दो रास्ते बचते हैं। अब या तो बेटा आप इसको ना T को शॉर्ट कर दो। देखो, एक तो नेटवर्क आप ऐसा बना सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखते चलना मेरी बात को। यहां पे देखो, एक तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है, एक तो आप यहां पे ऐसा बना सकते हो, या फिर मैंने बताया ना रेजिस्टेंस में शॉर्ट और ओपन एक ही चीज है। तो चाहे तो आप शॉर्ट कर लो और चाहे तो आप ओपन कर लो। दोनों ही तरीके से बातें सही हैं। अगर देखो आपने ऐसे शॉर्ट किया तो आप यहां पे क्या करोगे, P है, ये Q है, ये R है और ये S है। आपको अगर ये नजर आ रहा हो इनके दोनों टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल आए और ये दोनों भी पैरेलल आए। समझ आ रहा है? देखो, ये P और Q के दोनों टर्मिनल कॉमन है, एक इधर से कॉमन और एक ये वायर से कॉमन। सेम वे में R और S के दोनों कॉमन है, इधर से कॉमन और ये वायर से कॉमन। अब यहां पे अगर देखो, यहां पे एक नोड कॉमन है, तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि ये सीरीज है। इधर भी एक नोड कॉमन है, ये भी सीरीज है। तो अगर यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा P पैरेलल Q इन सीरीज विद R पैरेलल S। देखो, यहां तो एक ही टर्मिनल कॉमन है ना, ये यहां तो एक ही टर्मिनल कॉमन है, तो ये सीरीज हुआ। अब इधर निकालोगे अगर, तो P और Q से, P और R सीरीज में P प्लस R, और नीचे Q और S सीरीज में Q प्लस S। और ये देखो, इधर से दो टर्मिनल कॉमन है, एक दो, तो ये दोनों पैरेलल आ गए। ठीक है बेटा, प्रेफरेबल कुछ नहीं होता अभी ना, डिपेंड, आपको जो मन करे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। और दोनों वैल्यू देखो यहां पे सेम आती हैं इस सर्किट में, दोनों ही वैल्यू बेटा आपके लिए सेम आएंगी। अच्छा देखो, ये जो कंडीशन है ना, इसको याद करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे कर लो। PS इक्वल टू RQ, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनली अपोजिट ब्रांचेस इज इक्वल, डायगोनली अपोजिट ब्रांचेस इज इक्वल। ठीक है, ऐसा। तो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनली अपोजिट ब्रांचेस इज इक्वल, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऊपर और नीचे वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो बराबर है। सिद्धार्थ कह रहे हैं सर ये कैसे पता चलता है I2R लगाना है या V2/R। सिद्धार्थ देखो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें I क्या है, रेजिस्टेंस का करंट, और V क्या है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज। अब देखो, जैसे ये सीरीज कनेक्शन था, सीरीज कनेक्शन में दोनों में करंट कॉमन था, तो कंपैरिजन के लिए I का यूज करना बेहतर है, कॉमन है। और यहां पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कॉमन थी, तो आपको V2/R लगाना बेटर है, क्योंकि वोल्टेज से कंपैरिजन हो जाएगा। अगर मान लो सीरीज में मैं V2/R लेता, V2/R लेने के लिए बेटा मुझे यहां पे V1/R1 करना पड़ता और V2/R2 करना पड़ता है ना। अब V1 V2 का तो मेरे को वैल्यू नहीं पता, तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता। और ऐसे ही पैरेलल में अगर मैं I2R लेता तो उनका I1 I2 अलग आता, I1/R1 और I2/R2, तब भी कंपैरिजन मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में करंट को प्रेफरेंस दी जाती है और पैरेलल में वोल्टेज को, लेकिन वैलिड दोनों ही हैं। अब बच्चे गलती पता है क्या करते हैं कि जब यहां V2/R लगाएंगे ना, तो वो डायरेक्टली ये ले लेंगे। अच्छा, इसको V1 मत बोलो यार, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको VA और VB बोल दो। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे ना, V1/R1 V1/R2 कर देंगे। नहीं,
ये टोटल वोल्टेज है बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इंडिविजुअल वोल्टेज लेनी पड़ेगी। V स्क्वायर बाय R में जो V आता है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस, वो पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज नहीं होता कभी भी। तो ये गलती नेटवर्क के अंदर, पावर सिस्टम, बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी जनता करती है, इससे बिल्कुल बच के रहना है ना। तो अगर बल्ब 1 का निकालोगे तो VA स्क्वायर बाय R1, बल्ब 2 का निकालोगे VA स्क्वायर बाय R2। सही है, बस इतना बेसिक ध्यान रखना, गलती नहीं करोगे। हाँ हाँ, अगर सेंट्रल ब्रांच में करंट सोर्स है तो करंट फ्लो करेगा ही, उसमें क्या कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। इंडक्टर कैपेसिटर में या तो शॉर्ट या तो ओपन होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते लोकेश। और देखो जो रूल आपने कैपेसिटर के लिए पढ़ा है वही रूल आपका, सॉरी, जो आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है वही आपका इंडक्टर के लिए होगा, और कैपेसिटर के लिए 1/C होगा। कैपेसिटर के लिए 1/C का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर अलग अलग नहीं बता रहा। चलो जल्दी से बताओ, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, आपको A और B के अक्रॉस बताना है। जल्दी बोलो, A और B के अक्रॉस कितना आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। इमरान कह रहे हैं R/2, देखते हैं यार। फैजल भी कह रहे हैं R/2, कोई तो सही दे दो यार। अभिनव R, फैजल 1/2, अभिनव 1 कह रहे हैं। अरे R की वैल्यू नहीं डालनी, सबका ही गलत है, सभी का गलत है लाइन से। देखो यार, आपको ना A और B के अक्रॉस निकालना है, यानी सप्लाई आप ये कह सकते हो यहां कनेक्टेड है, ठीक है। बेसिकली जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो माने वहां पे आप सप्लाई लगा रहे हो। अब मेरी बात को समझना, A और B लगाया तो आपके लिए C एंड D आर इक्वी पोटेंशियल। C और D का पोटेंशियल बराबर होगा, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, R/R और बेटा R/R, है ना, ये व्हीटस्टोन बन गया। तो इसका करंट 0 एम्पियर हो गया। अब आपके पास नेटवर्क कैसा बच गया, देखना मेरी बात को। मैं बताता हूं आप लोगों ने गलती क्या की है। आपने ना दोनों रेजिस्टेंस हटा दिए हैं बेटा। ये वाला रेजिस्टेंस नहीं हटेगा, बीच वाला रेजिस्टेंस वो हटेगा जो सप्लाई वाले टर्मिनल्स के अलावा वाले टर्मिनल्स पे लगा है। जैसे देखो सप्लाई AB पे लगी है ना, तो CD वाला रेजिस्टेंस हटा सकते हो, AB वाला नहीं। देखो जरा व्हीटस्टोन ब्रिज, सप्लाई यहां पे AC पे लगी थी, तो कौन सा रेजिस्टेंस हटा था, उसके परपेंडिकुलर। देखो ये सप्लाई है ना, ऐसे सप्लाई है, सप्लाई के परपेंडिकुलर वाला हटाना था। आप लोग गलती क्या कर दिए कि देखो सप्लाई यहां लगी थी, आप इसके बीच वाला रेजिस्टेंस भी हटा दिए, नहीं उसके परपेंडिकुलर वाला हटेगा। अब देखो ये सीरीज हो गया ना, 2R, अच्छा सही तो आ रहा है, R/2 ही तो आएगा, 2R और ये R, सही है सही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो यहां R इक्वलेंट क्या होगा, सही निकाले हो यार, 2R पैरेलल 2R पैरेलल R। मेरे ना दिमाग में कहीं ये रह गया, ये R और R, R/2 होगा और ये R होगा। चलो कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक कभी कभी हमसे भी हो जाती है यार। 2R और 2R का पैरेलल आएगा R, R और R का R/2। मैंने बताया था ना, जब इक्वली n वैल्यूज पैरेलली कनेक्ट होती हैं तो वो R/n बनता है, सही है। जब n पैरेलल R कनेक्टेड होते हैं तो R/n बन जाता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ये क्लियर हुआ कौन सा रेजिस्टेंस हटाते हैं भाई, सप्लाई टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर वाला। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, रिमूव ओनली द रेजिस्टेंस lying perpendicular
परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग टर्मिनल्स, लाइन जॉइनिंग टर्मिनल्स, उस रेजिस्टेंस को हटाना जो लाइन जॉइनिंग टर्मिनल्स, लाइन जॉइनिंग टर्मिनल्स देखो ये वाली है, इसके परपेंडिकुलर जो लाई करे। ठीक है, चलो अगला देखो यार, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहां पे सारे रेजिस्टेंस 10-10 ओम के हैं, आपको किसके अक्रॉस बताना है, बी सी। ये वाला बी है और ये वाला सी है। ठीक है, बी एंड सी। सही बात है बेटा, हम तो फिर भी इंसान हैं। चलो, जब भी तो मैं कहता हूं कि गेट के अंदर ना मेरे लिए भी 100% मार्क्स लाना एक बहुत ही बड़ी चीज है। रीजन बीइंग कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता सिली मिस्टेक ना हो। और पता है सिली मिस्टेक वहां होती है जहां ना आप एकदम कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई ये तो मैं गलत कर ही नहीं सकता, वहां होती है सिली मिस्टेक स्टार्ट। तो ऐसा कभी मत करना। ठीक है, जो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आती हो ना उनको तो और बढ़िया तरीके से करना। क्या कह रहे हो, R/2 5 ओम। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ना कहीं पिछले जैसा ही है। कैसे, देखो ये वाला नेटवर्क देखो जरा, इतना नेटवर्क, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। आप कहोगे सर कैसे है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ बच्चों को लग रहा होगा। देखो ये R/R, R/R इक्वल आ गया ना। अगर ये इक्वल आ गया तो इसको रिमूव कर सकते हो, इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो। तो अब आपके पास कैसा नेटवर्क बचेगा यार, आज पर्पल सिंह नजर नहीं आ रहा यार, कहां चला गया क्लास में से। वो तो डेली अटेंड करता था बच्चा। R R R। ठीक है, अब यहां 3 ब्रांचेस पैरेलल आ गई। बेटा अभी तो सोचा नहीं है, अगर मैंने गेट देने का सोचा ना तो तुम लोग तो फिर भी मेरा साथ दे दोगे। मुझे पता है दिक्कत कहां पे और किसको होने वाली है। तो अगर दूंगा भी तो गाना बजा के थोड़ी ना दूंगा। चलो, ये आ गया 5 ओम, ये बात क्लियर हो गई। ये आ गया 5 ओम। चलो, ये क्लियर हुआ ना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक तरह की सिमेट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिमेट्री है, दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो, अब अगली सिमेट्री की तरफ चलते हैं। अगली सिमेट्री जो मैं आपको कराने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज लैडर नेटवर्क। क्या कहलाता है, लैडर नेटवर्क। अब लैडर नेटवर्क के अंदर इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क की हम बात करते हैं। देखो कैसा होता है लैडर। सीढ़ी तो आप जानते हो ना, वो जो छत वत पे लगा के नहीं चढ़ते, लकड़ी की सीढ़ी आती है। चलो ऐसा ले लेते हैं हम, बढ़िया बनाते हैं। देखो ऐसे ना ये लैडर इनफाइनाइट चलती जाएगी, इसे कहते हैं इनफाइनाइट लैडर। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लैडर। अब मैं ना यहां वैल्यूज भी आपको दिखाता हूं, RA, RB, RC, RA, RB, RC। समझ रहे हो। तो एक सेम यूनिट रिपीट होती जा रही है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये आपको क्या करना होता है कि यहां पे आपको सबसे पहले आपको रिपीटिंग यूनिट देखनी है, रिपीटिंग यूनिट। अब अगर देखो यहां से पूछा जाए कि भाई इन टर्मिनल्स पे R इक्विवेलेंट बता दो,
तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, अभी कोई बच्चा कह रहा था पर्पल कलर पसंद आ रहा है, चलो पर्पल से लिखते हैं, वैसे पिंक है, तुमको उधर पर्पल दिख रहा है। आइडेंटिफाई रिपीटिंग यूनिट इन अ नेटवर्क, आइडेंटिफाई रिपीटिंग यूनिट इन द नेटवर्क। ठीक है, जो भी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है पहले उसके बारे में पता लगाओ कि कौन सी यूनिट है। अब देखो मेरे भाई, एक चीज समझना, अगर आप समुद्र से एक लोटा भर पानी निकाल लो तो समुद्र का पानी कम तो हो नहीं जाएगा। ऐसे ही बेटा इनफाइनाइट स्टेप्स की जब एक लैडर है उसमें से एक स्टेप अगर आप निकाल दो तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इतनी यूनिट हटा भी दूं ना और फिर मैं देखूं तो भी मुझे कितना नजर आएगा, आर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो, ये तो देखो मैंने पता लगा लिया कि आर ए आर बी आर सी वाली यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, आर ए आर बी आर सी वाली यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है सर, के आर की जगह अगर जेएक्स या माइनस जेएक्सी दिया हो तो कैसे होगा। अभिनव तब भी आपका रूल सेम रहेगा, तब आप क्या करोगे, इंपिडेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और अगर प्रोडक्ट सेम आया तो बीच वाली ब्रांच हटा दोगे। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस का रूल है ये इंपिडेंस पे भी चलता है। तो अगर आपका एसी एनालिसिस की बात करें, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर किस बारे में बोल रहे हैं, बेटा एसी एनालिसिस में एक टर्म आ जाती है इंपिडेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की जगह इंपिडेंस भी गिवन होता तो भी रूल सेम होता, तब हम P बाई क्यू अपॉन इक्वल टू आर बाई एस के कहते हैं, जेड ए अपॉन जेड बी इक्वल टू जेड सी बाई जेड डी, इस तरह से। अब देखो रिपीटिंग यूनिट आ गई ना, तो मैं क्या बोलता हूं, फ्रॉम इनफाइनाइट लैडर, फ्रॉम इनफाइनाइट लैडर, if we remove one unit R equivalent should remain same। ये बात समझ में आ रही है ना, R equivalent सेम ही आएगा बेटा अगर आप एक यूनिट हटा भी दोगे। अभिनव बेटा एसी से पहले कैसे करा दूं इंपिडेंस पे, बताओ, बाकी बच्चों ने तो नहीं पढ़ रखा अभी इंपिडेंस, तो इंपिडेंस कहां से ले आए। गलत बात है ना बेटा, डिमांड वो होनी चाहिए जिससे कि सबका फायदा हो। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, आप ना एक काम करना अभिनव, खुद से लगा लेना, फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अंकित गेट, वहां पे पूछना, अगर आपका आंसर मैच ना करे जो भी बुक के अंदर दिया हो तो वहां डिस्कस कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनको मैं नेटवर्क पूरा पढ़ा चुका हूं प्लस पे। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे रिप्लेस रेस्ट ऑफ द नेटवर्क बाय आर इक्विवेलेंट। मेथड को समझो यार, पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस अगर आर इक्विवेलेंट है तो एक यूनिट को हटाने के बाद भी रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। दिक्कत हो रही है, ग्रीन से कीजिए, दिक्कत हो रही है, दिख तो रहा है भाई, मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, चलो आगे नहीं यूज करेंगे ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, ये दोनों तो पैरेलल में आ गए और फिर ये तीनों सीरीज में आ गए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं यहां पे कि अगर आप आर इक्विवेलेंट देखोगे तो वो होगा आर ए प्लस आर बी पैरेलल आर इक्विवेलेंट प्लस आर सी। ठीक है, तो आर ए प्लस आर सी तो देखो एक साथ ले लो ना, प्लस आर बी आर इक्विवेलेंट। अब देखो यहां इस इक्वेशन में पूरी एक ही तो वेरिएबल रह गया, समझ में आ रही है कुछ कहानी। आप एलसीएम लेके ना इधर डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया,
समझ में आई बात? हमने डिनोमिनेटर में ये एलसीएम ले लिया है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, आर बी आर इक्वलेंट इधर इधर से कैंसिल हो जाएगा, आर बी इंटू आर इक्वलेंट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाले ब्रैकेट में ना बस आर ए प्लस आर सी बचेगा, माइनस आर ए प्लस आर सी इंटू आर बी, ये आया, दिस इज 0। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक टू फाइंड, सॉल्व क्वाड्रेटिक टू फाइंड आर इक्वलेंट। सही है, यहां से आर इक्वलेंट निकाल डालो। क्लियर हुआ ना किस तरह से करना है? क्लियर है? पूरे नेटवर्क को पहली यूनिट के बाद बचे हुए पीछे के सारे नेटवर्क को आपने आर इक्वलेंट से रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा से जो रेजिस्टेंस निकाला टोटल, दैट विल बी आर इक्वलेंट। तो वहां से हम इक्वेशन सॉल्व करके आर इक्वलेंट निकालते हैं। ट्राई करो जरा ये मेथड इस सर्किट के ऊपर। यहां तीनों रेजिस्टेंस 1 ओम के दे रखे हैं, यहां सारे रेजिस्टेंस ना बेटा 1 ओम के ही हैं। ठीक है, सही है ना? इतनी वैल्यू सारे 1 ओम के हैं। करो अब एक बार। चलो भाई फटाफट से बना दो इसको, कम ऑन एवरीबॉडी। इक्वेशन वगैरह मत याद कर लेना कभी, इसकी सीधी क्वाड्रेटिक रट के पहुंच जाओ एग्जाम में। आपको याद क्या रहना चाहिए? मेथड याद रहना चाहिए। ये क्या कर रहे हो इमरान? 1 + 2 - 1/2, आंसर बताओ। ट्वेंटी 22 के लिए प्रवीण बेटा एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर कर लेंगे अप्रैल बिगिनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है ना? इमरान कह रहे हैं 2.414। चलो बनाते हैं। मैंने क्या बताया था? पीछे के सारे नेटवर्क को आप ना आर इक्वलेंट से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे क्या होगा यार? आर इक्वलेंट 1 + 1 पैरेलल आर इक्विवेलेंट +1, यानी 2 + आर इक्वलेंट। अब इसको एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो अब यहां से क्वाड्रेटिक कैसी बन गई? अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ सारी टर्म, देखो ये क्वाड्रेटिक आ गई। यहां से आर इक्वलेंट -b प्लस b² - 4ac 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2। आप कहोगे सर बीच में आपने माइनस क्यों नहीं लिया? अगर बीच में माइनस वाला टर्म लेते ना बेटा तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाता। ये 1 हुआ, अंदर गया 4 से कटा 1 + 2, 1 + √3 आ रहा है यार, यही आ रहा है क्या? हाँ 1 + √3 2.73, बहुत ही सही।
काफी बच्चों ने मैं देख रहा हूं कि गलत कर दिया आंसर। आंसर आता 1 + √3 दैट इज 2.73। चलो अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट होता है लैडर के बाद दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट ग्रिड। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रिड। यानी देखो लैडर तो बेटा एक डायमेंशन में ट्रैवल कर रही थी ना, लैडर एक डायमेंशन में इनफाइनाइट जा रही थी। अब इनफाइनाइट ग्रिड का क्या मतलब होता है? देखो कुछ इस तरह से, ये जो है ना 2 डायमेंशन है, ग्रिड माने 2 डायमेंशन में बढ़ रही है। ऐसे बढ़ती जा रही है हर जगह से, ठीक है, हर जगह से ये इनफाइनाइट जा रही है, यानी चारों दिशाओं में बढ़ रही है, +x -x +y -y, सेम कुछ इस तरह से हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी जाएगी। अब बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे सारे रेजिस्टेंस बराबर ही दिए होंगे, R R R R R R R ऐसे ये बढ़ती जाएगी आगे। अब इसमें क्या होता है ना, वो कोई भी 2 पॉइंट दे देगा। सपोज मैंने आपको दे दिया A और मैंने आपको दे दिया B। अब आप क्या कहोगे, इसका मतलब क्या है कि A और B के अंदर, A और B के बीच में आपने सोर्स लगा रखा है जिसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो। अगर A और B पे बेटा आपने सोर्स लगाया है, इसका मतलब है A से जितना करंट एंटर करेगा B से उतना ही करंट लीव भी करेगा। इसका मतलब क्या है, A से जितना करंट एंटर करेगा B से उतना ही करंट लीव भी करेगा, क्योंकि यहां पे बीच में क्या लगा होगा, एक सोर्स। अब हम क्या करते हैं इसमें ना, सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे? देखो एक बार ना सिर्फ और सिर्फ करंट एंटरिंग लेते हैं, एक बार बस एंटरिंग वाला केस ले लो और एक बार बस लीविंग वाला ले लेंगे। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ना, मेरी स्पेशल क्लास में मैंने सारे PYQ भी लगवा रखे हैं और मैंने इसके अलावा भी 200-300 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं। तो मेरी स्पेशल क्लासेस में जाके देखो, वहां पे आपको काफी प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, काफी, है ना। अब देखो यहां से आपने ना बस आई एंटरिंग माना। अब आप क्या कहोगे, सर इस नोड पे जब आई पहुंचा, इसके पास जाने के लिए आगे 4 रास्ते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसे जा सकता है I/4 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 और I/4। अगर मैं आपसे कहूं ये A है ये B है, जो दिखाया भी था मैंने, तो आपके हिसाब से यहां AB में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया यार, I/4 × R। मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। अब आप क्या करोगे, एक और केस लोगे, केस नंबर 2 लोगे भाई। केस नंबर 2 में ना बस लीविंग वाला करंट लेना। केस नंबर 2 में सिर्फ कौन सा करंट लेना, जो कि लीव कर रहा है B को, सही है। अभी समझ लो, ये वाला ना बाद में भी नोट कर सकते हो लेक्चर के बाद में, क्योंकि नेटवर्क बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो, अब आप ना बस ये लीविंग लो। अब आप कहोगे सर ये इस नोड से करंट I निकल रहा है और ये 4 रास्तों से मिलकर के आया है, तो ये चारों रास्तों से कितना कितना आया होगा, I/4 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 और I/4, है ना। अब मैं कहता हूं VAB2 कितना हुआ, I/4 × R, इसी के अक्रॉस तो होगा। अब हम कहते हैं कि टोटल बेटा तो कभी भी इनफाइनाइट नेटवर्क बन थोड़ी सकता है कि प्रैक्टिकली कब आएगी,
ये सब तो एक तरह से ये सोच लो तुम्हारे लिए फन चल रहा है, प्रैक्टिकली ऐसे नेटवर्क थोड़ी आएंगे, फाइनाइट ही रहेगा चाहे कितना भी लंबा हो। बस क्या होता है जब कभी बहुत लंबा नेटवर्क आ जाता है उसे इनफाइनाइट मान के सॉल्व कर लो, आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आता है। ठीक है, अब देखो VAB1 प्लस VAB2 I/4R, सुपर पोजिशन लगा दिया ना, तो ये हो गया I/2R। अब क्या होता है, R इक्विवेलेंट कितना होता है, वोल्टेज बाय करंट। देखो R इक्विवेलेंट निकालने का ना एक तरीका ये होता है, जिन टर्मिनल्स के बीच में निकालना है उनके अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। जिस टर्मिनल पे आपको R इक्विवेलेंट निकालना है उनके अक्रॉस का वोल्टेज बाय करंट विल गिव यू R इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ आया? यहां सुपर पोजिशन लगाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है। यहां पे देखो A दिखा रखा है और यहां पे B दिखा रखा है। ये दिख रहा है ना कितना भीषण नेटवर्क है, कितना भीषण नेटवर्क है। तो आप डायरेक्टली बता दोगे, अब तो अभी मैंने डिराइव कराया, RAB इज R/2, RAB इज R/2। इसे कहते हैं इनफाइनाइट ग्रिड। इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ग्रिड। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये है C वाली नोड और ये है B वाली नोड। इस बार ये डायगोनल पे हैं। आपसे RBC पूछा है, RBC, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसका सॉल्यूशन कल कराऊंगा। और देखो इस बार ना मंडे ऑफ रहेगा, इसीलिए क्लास संडे लगाऊंगा। इस बार आपकी क्लास संडे लगेगी, मंडे ऑफ रखेंगे होली की वजह से, तो संडे आपकी क्लास लगाएंगे इसी टाइम पे। ठीक है, तो ये करके लाना BC के बीच में कितना आता है, सेम मेथड फॉलो करना। एक बार करंट बस एंटरिंग वाला लेना और एक बार सिर्फ लीविंग वाला। अब जैसा एक क्वेश्चन ये आ रहा है मोहम्मद इमरान का कि सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री करा दो, कल कराऊंगा बेटा। कल दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दो चीजें कल कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे क्लास को। अब देखो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो 1 ईयर फीस हो जाता है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और विदाउट इंटरेस्ट EMI पे आप ले सकते हो। ठीक है, और आइकॉनिक में जाओगे अगर अंकित ESE, तो 1 ईयर का फीस 45,225 और 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और विदाउट इंटरेस्ट आप EMI पे भी ले सकते हो। ठीक है, संडे को भी बेटा मेरे पास स्लॉट इतना ही अवेलेबल है, 6:15 से 7:20 7:25 तक। और ये है मेरी अनअकैडमी यूजर ID यार, तो मुझे फॉलो कर लेना और यहां से आप मुझसे चैट कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां से कि आपको लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, कभी भी लेक्चर मिस नहीं होगा। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बात करनी है तो उसमें आपको क्या करना है, 7089047561 इस पे कॉल कर लेना। सुमित बेटा ये मैं करा चुका हूं, रेजिस्टेंस नाम का जो लेक्चर है ना उसमें मैं करा चुका हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कंसेप्ट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब यार दबा के ठोक देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचाओ ताकि सबका फायदा हो। अब हम मिलेंगे यार 8 बजे स्पेशल क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे आज, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के न्यूमेरिकल्स इन डायोड सर्किट। ठीक है, चलो थैंक